हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई कल ये हमारा अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो गया था, है ना। सो इस वीडियो हम एनालाइज करेंगे एग्ज़ाम का एंड सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे एक बार। ठीक है, कैसा लेवल रहा है एग्ज़ाम का बाकी। और जब आगे इसका का बच्चों का भी एग्ज़ाम है जीएसए वगैरह के लिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है। ठीक है, जो मैं लेके आया हूँ एंड इसमें आप देख सकते हो 60 नंबर का है। ठीक है, तो देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखो, वही है जो पैटर्न लाइब्रेरियन और टीजीटी में पूछा गया था, वही इसमें फॉलो किया गया है। यानी कि जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनको पॉइंट में पूछा गया है। एक क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन। ठीक है, सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हो आप, इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ए बी सी। तो व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक रिजर्व, 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, वाई ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी 1 नंबर का हो गया। एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें इसको 2 नंबर का हो गया। यानी कि 2 नंबर के हिसाब से इसमें आपको लगभग 4 से 5 लाइन, 4 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी, 4 से 5 लाइनें। ठीक है, और इस 1 नंबर वाले में आप 2 लाइन तो लिखी दो भाई। तो अगर आपने ऐसा लिखा है वो होगा अच्छे से, तो ठीक आपका नंबर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इस बार में देखो 3 ही क्वेश्चन थे, बट एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया, इसलिए टोटल 4 का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हो व्हाट इज़ वन साइड एरर पूछी गई है, ईजी है भाई। व्हाट इज़ मींट बाई कंपेंसेटिंग एरर, ये भी। और एंड ये वाला फिर से देखो 2 नंबर का आ गया। इज इट करेक्ट दैट बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वंस दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, तो उसका प्रॉपर आपको रीज़न भी लिखना है। ठीक है, सो इसको आपको 2 नंबर में लिखना था। अगर आपने इसको लिख दिया होगा तो थ्योरेटिकली लिखा होगा बेसिकली, इसमें मैं क्या ही बताऊँगा आपको, है ना। तो अगला देखते हैं भाई, गिव रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट फॉर एसेट्स के लिए बताओ भाई, कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़ के लिए रूल्स बताओ, डेबिट और क्रेडिट के। ईजी है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है। अभी आगे हमारे रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड, जिसमें हमें एक प्रॉब्लम दे रखी होगी रियल लाइफ बेस्ड, है ना, और हमें उसका सॉल्यूशन और उस प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। लाइक इसको क्वेश्चन में फ़ोन पूछा गया, मिस्टर सनराइज ने स्टार्ट किया है बिजनेस ऑफ इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद 5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी। ही एम्प्लॉयड सीरियस पर्सन एंड क्लर्क, एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरीज। Out of the stationery bought, he sold some stationery for 1.5 लाख for cash and for some others for 1 लाख 10 लाख, वो सॉरी 1 लाख। और क्रेडिट वाज टू मिस्टर रवि। अब आंसर फॉर इन सारी सिचुएशन से आपको बताना है आंसर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्ट कितने में किया, 5 लाख पे किया इन्वेस्ट, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई, 5 लाख पे किया है, तो ईजी है भाई। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट, फिक्स्ड एसेट्स उसने कितनी खरीदी, तो उसने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, ये हमारी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट वो होती है जो हमारी मूव नहीं करती हैं। ठीक है, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स, है ना। तो इसने टोटल 3 लाख की फिक्स एसेट खरीदी, बाकी इन्होंने 5,000 की सैलरी दी, हमारी फिक्स नहीं है ना। और ये जो इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे अभी पैसा दिया है इससे, वो भी फिक्स एसेट नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड परचेज, उसमें कितने पैसे के सारे गुड्स खरीदे, ये जोड़ ले भाई आप, 1 लाख 2 लाख और ये 1.5 लाख का इधर खरीदा, है ना। ये लिखा है आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर 1.5 लाख। ओके, इसने 1.5 लाख की बेच दिया था, तो ये वाली नहीं मानी जाएगी। उसने 3 लाख की चीज़ें खरीदी बेसिकली। व्हाट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो उसका खर्चा कितना हुआ टोटल, तो खर्चा में सैलरी दे दी उसने 5,000 की। एंड सम अदर स्टेशन फॉर 1.5 लाख ऑन क्रेडिट बेस्ड टू मिस्टर रवि। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था भाई। बाकी आप इधर देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराऊँ, तो आप भाई कमेंट में बता देना, तो मैं सारे क्वेश्चन को अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, ये वाला भी आप देख सकते हो भाई, ये भी एक रियल टाइम क्वेश्चन, रियल प्रॉब्लम बेस, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है यार। ये वाले जो जो रियल प्रॉब्लम पे बेस है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी वैल्यूज़ दे रखी है ना।
तो इसमें पूरा 4 नंबर का है। अगर आपने इसी किया होगा तो पूरे 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें एक बैलेंस शीट बनाई थी यार, बैलेंस शीट बनाने में टाइम लगता है ना, तो इसमें आपको जगह भी काफ़ी लगी होगी बनाने में। तो आप पेज को इसी हिसाब से मैनेज करते रहना भाई। जिस क्वेश्चन में आपको लगे ज़्यादा स्पेस लगेगा तो उस क्वेश्चन को के लिए आप अलग से पेज छोड़ के बाकी पेजेस को मैनेज कर लेना कि बाकी पेजों में हमारे बचे हुए कुछ आ जाएंगे या नहीं, ऐसा। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन बाई मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो प्लीज राइट एनी 4 आइटम विच एन इंक्लूडेड इन सैलरी। सैलरीज में क्या क्या इंक्लूडेड है वो चीज़ 4 चीज़ें बताओ, लाइक HRA वगैरह, है ना। इसमें बेनिफिट न्यू रिचार्ज में जो इनकम टैक्स का आया है उसका बेनिफिट बताओ भाई, ठीक है। व्हाट इज रिलीफ अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के 89(1) के सब क्लास 1 के अंदर कौन सा रिलीफ की बात करी गई है वो बताना है आपको। राइट एनी 4 अलाउंस विच आर नॉट टैक्सेबल, चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता है वो चीज़ बताओ भाई। ऑडिट के बारे में बता गया आ गया, ऑडिट तो ईजी होता है भाई, ठीक है, जांच करना होता है इसमें बस। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं उसको चेक करना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बताना है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको बेसिकली बस 1-2 लाइन लिखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब ऐसे बाकी क्वेश्चन ये आ गए। वो राइट शॉर्ट नोट ऑन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एज वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ ऑडिट। शॉर्ट नोट लिखना है पूरा, 4 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन भाई। मेंशन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये इसमें 4 फैक्टर बताने हैं, तो एक फैक्टर को सिर्फ एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा बहुत, है ना, तो 4 नंबर का ये पूरा। तो ऐसे ही ये पेपर है भाई। अब ये आपके थोड़े MCQ आ गए ऑब्जेक्टिव वाले, वो तो अपने सब्जेक्टिव वाले थे ये वाले साहब, ठीक है। अब ये आ गया ऑब्जेक्टिव। अब उसमें बताओ MCQ वाला, सेल्स इज कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, तो ये कंसिस्टेंसी होती है भाई। हु इज़ द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ द प्रॉफिट। ऑडिटर कौन होता है भाई, कैग होता है अपना आर्टिकल 148 के अंदर ऑडिटर, और है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल और 65 साल का होता है, जो भी पहला हो, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस यूज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अगर आपने भी यही आंसर लगाया है तो बताना भाई कमेंट में, और अगर आपको आंसर अपने आंसर की मैच करनी है कि कितने नंबर बने तो आप मुझे बताना, मैं क्या प्रॉपर आंसर की PDF बनाकर ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो उसमें से आप मैच कर सकते हो। अभी MCQ वाली क्वेश्चन आ गए। गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल, यानी कि हम किसी के अच्छा ही चीज़ चाहते हैं तो वो हमारी यार ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, विच वी कांट टच, है ना, और ये एक पॉजिटिव एसेट है ना कि कोई लायबिलिटी। तो ये टेंजिबल तो है नहीं भाई, करंट भी नहीं है, फिक्टिशियस भी नहीं, काल्पनिक तो है, बट इसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे ज़्यादातर में हम, ठीक है। हाँ अब इसमें पूछा गया कैग अपनी रिपोर्ट्स किसे देता है, तो कैग जो अपनी रिपोर्ट्स किसे देता है भाई, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के सामने पब्लिश करता है और उन दोनों को दिखाता है कि तुम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया। If the operating cycle cannot be identified, it is assumed to be period of 12 month. Amount of depreciation charge under diminishing balance method remains में क्या रहता है भाई, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेंस, ये फ्लक्चुएट होता रहता है भाई, ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है। तो बस यही है भाई। आप लोग पूरा पेपर को अगर चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल रखी है, उसमें से देख लेना। एंड पेपर का लेवल मुझे सही लगा यार, मॉडरेट लगा ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। पेपर अच्छा है और इसने भी अच्छे से लिखा होगा। पेपर में जो है स्पेस प्रॉपर पेज मैनेज किए होंगे, अच्छी राइटिंग में लिखा होगा, और जो सब इनकम टैक्स एक्ट और ऑडिट वगैरह पढ़ के गया होगा उसके लिए पेपर अच्छा चला गया होगा भाई। तो बस यही था इसका एनालिसिस। एंड पूरा पेपर अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन देख लो कि 21 वाला कितना ईजी पूछा गया है कि रेलवे बजट और सेंट्रल जनरल बजट को कब विलय किया गया, तो ये 1972 से 73 में किया गया था। अभी आप लोग कारण बताना कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो भाई कर देना।